नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में 20 करोड़ की बीज घोटाले की फाइल गायब, सचिवालय प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। मामले पर बोले प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी, कहा मामले में संलिप्त लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। पुरौला नगर पंचायत के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी बर्खास्त, वित्तीय अनियमितता भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पौड़ी जिले के खिरसू खेड़ाखाल मोटर मार्ग पर हुआ हादसा, एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, वाहन चालक की मौत, एक अन्य व्यक्ति हुआ घायल। टमाटर की फसल खराब होने से दामों में उछाल, निरंजनपुर मंडी में आपूर्ति और सप्लाई में आया अंतर, 250 से 300 रुपए तक पहुंची कीमत। और उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भारी बारिश की आशंका, गौरीकुंड में पहाड़ी से गिरने मलबे की चपेट में आई दुकानें, कई लोगों के दबे होने की संभावना, रेस्क्यू और सर्च अभियान चलाया। और अब खबरें विस्तार से। जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में डॉट पुलिया पर पहाड़ी से भारी मलबा आया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते ऊपर पहाड़ी से बोल्डर गिरने और मलबा चपेट में आने से 3-4 दुकानें आई हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों के भी मलबा में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार ऊखीमठ, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी सहित डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वाईएमएफ पुलिस की टीम रेस्क्यू और सर्च अभियान किया। राज्य में भारी बारिश होने की वजह से टमाटर की फसल खराब होने के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। निरंजनपुर मंडी में आज के दाम 140 रुपए किलो, तो वहीं शहर में टमाटर 250 रुपए किलो से लेकर 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं टमाटरों की फसलें खराब होने की वजह से निरंजनपुर मंडी में रोजाना करीब 300 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल टमाटर आ रहा है और देहरादून शहर की प्रतिदिन की डिमांड करीब 2000 से 2500 तक है, जिससे आम जनता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद टमाटर के दामों में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से टमाटर आना शुरू हो जाएगा। रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो जाते हैं, उसके कारण है कि फसल पूरी ख़राब हो गई। इसमें बेंगलोर और नासिक का महाराष्ट्र, जहाँ से हमारा अधिकतर टमाटर आता था, और इसमें जो टमाटर की आपूर्ति हो रही है विद इन स्टेट हो रही है। हमारे दो ही ज़िले उत्तरकाशी और हमारा देहरादून ज़िला है, उससे टमाटर की आपूर्ति हो रही है। चकरौता का जो एरिया है, नौगांव, बड़पुर, डामटा, पुरोला, नैनबाग, इन्हीं एरिया से हमारा टमाटर आ रहा है। और आज भी लगभग 319 क्विंटल टमाटर आया, और जबकि देहरादून मंडी की जो पर डे की जो डिमांड है लगभग 2000 से लेकर 2500 क्विंटल है। और मुझे लगता है कि अभी मेरी बात हुई बेंगलोर में, वहाँ के ट्रेडर्स और व्यापारी, वहाँ के मंडी के अधिकारियों से बात हुई, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस समय जो है जो नई फसल वो लोग निकाल रहे हैं, और बरसात के बाद ये 10 या 15 अगस्त बाद आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि रेट काफ़ी डाउन हो जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ आपदा को लेकर बैठक की। वहीं गौरीकुंड में मलबा गिरने से 11 से 13 लोगों के दबने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया, आपदाग्रस्त क्षेत्र में अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
सचिवालय में 20 करोड़ की बीज घोटाले की फाइल गायब होने से जहां सचिवालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे, तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए मीडिया को बयान जारी किया है और कहा कि बीते दिन दिल्ली में उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने देहरादून पहुंचकर कृषि सचिव और अपर सचिव अपने कार्यालय में तलब किया। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले में एफआईआर हो चुकी है और पहले ही आईएएस अधिकारी जेल में बंद है और जो भी अन्य आरोपी इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे ही मीडिया के माध्यम से मैं कल दिल्ली में था, मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए आज अपने सचिव और अपर सचिव को आज बुलाया था। लेकिन अभी तक कोई भी लिखित सूचना आयोग द्वारा कोई भी लिखित डिपार्टमेंट को नहीं मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये धामी सरकार है, इस मामले में एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। ये सरकार के जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा नमूना है। ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करने वाले, आप देखिए एक से एक भ्रष्टाचार की परतें खुलनी है, फाइलें ही गायब हो जा रही है सचिवालय से। इससे बड़ी जीरो टॉलरेंस का उदाहरण इस सरकार के लिए और क्या हो सकता है। वित्तीय अनियमितताओं भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार ने पुरोला नगर पंचायत के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को बर्खास्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान इसे धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बता रहे हैं। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस सरकार के तहत अधिकारियों से लेकर नेताओं पर कार्रवाई करके प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में लगी है। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेसियों पर उत्पीड़न करने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर कांग्रेस से संबंधित जो लोग हैं बोर्ड में, चाहे उत्तरकाशी के जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे चमोली की जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हों, चाहे पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हों, एक एक कर टारगेट कर रही है कांग्रेस के लोगों को और अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। अगर सरकार इतनी ईमानदार है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहती है, भ्रष्टाचारियों को अंदर करना चाहती है, दंडित करना चाहती है, तो उन्हीं के नगर निगम, हमारे देहरादून के मेयर पर तो इतने बड़े गंभीर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी लगा, तमाम वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कह सकते हैं निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस का एक उदाहरण है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट किया है और संकल्प लिया है कि उत्तराखंड राज्य को हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। उसी दिशा में एक नहीं कई उदाहरण ऐसे हैं। एक साल के अंदर कई भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य है और हमारे मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड न भ्रष्टाचार रहेगा न भ्रष्टाचारी रहेगा। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दें 7 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 5 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। और बता दें आज 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा हमसे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में जो है मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है वहां पर? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कई जगह आपदा जैसी स्थिति आ चुकी है। वहीं अभी की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन हुआ है, जिसमें 13 लोगों के हताहत होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी के साथ ही साथ सीएम धामी सचिवालय में आपदा परिचालन केंद्र में खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं,
क्योंकि देर रात को जो बारिश हुई थी उससे जो राज्य है उसकी कई जगह पर भूस्खलन की स्थिति हुई, तो ऐसे में वो खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ सीएम धामी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं कि किस तरीके से कहां पर किन टीमों को डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो टीम थी वो देर रात को ही 11 बजे के आसपास रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में जो भूस्खलन आया था वहां पर डिप्लॉय कर दी गई थी, क्योंकि रात भर पहाड़ी से मलबा गिर रहा था, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन जो है वो रोकना पड़ा और सुबह एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। वहीं अभी चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है, तो सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के तहत कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित नहीं है। हालांकि जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो जिले की सड़कें, स्टेट हाईवे हैं, वो जरूर बंद है। ऐसे में जो सड़कों के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, 308 सड़कें कुल जो बंद थी, जिनमें से 124 सड़कों को खोल दिया गया, 184 सड़कें खुलनी बाकी है और साथ ही साथ जो 184 सड़कें हैं उन पर 183 जेसीबी मशीनें डिप्लॉय की गई हैं ताकि उनको युद्ध स्तर पर खोला जा सके। जो ग्रामीण इलाके जिले मुख्यालय से कट चुके हैं उनको जल्द से जल्द खोलने की कवायद की जा सके। इसी के साथ ही साथ लगातार जो मौसम विभाग है वो पॉपअप मैसेज के जरिए यात्रियों को मैसेज कर रहा है वेदर को देखते हुए कि यहाँ उत्तराखंड आए और उसी के हिसाब से यात्रा करें। वहीं आज 8 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तराखंड में आगामी 7 जुलाई तक। और मौसम विभाग के जो निदेशक हैं उनका साफ कहना है कि इस बार जो बारिश हो रही है उसकी संभावना अच्छी खासी मात्रा में बारिश होने की है, इसलिए अभी 7 तारीख तक जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे की स्थिति क्या होगी उसको भी पूरी तरीके से सबके सामने रख दिया जाएगा। जी आकांक्षा। जी हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि चारधाम यात्रा चालू है और ऐसे में लगातार मौसम विभाग के द्वारा यात्रियों को चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में यात्रियों की संख्या बल पर क्या असर पड़ रहा है इस मौसम का? इसके साथ ही क्या यात्रियों का उत्साह इस मौसम को देखते हुए कम हुआ है? निश्चित रूप से आकांक्षा, चारधाम यात्रा जब चलती है तो बरसात के दौरान में यात्रियों की संख्या में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से ग्रसित राज्य है। यहाँ पर आपदा किस वक्त आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और बरसात के मौसम में खासतौर पर जब यहाँ पर ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, पहाड़ों को कटान हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के तहत बरसात के दौरान में भूस्खलन होने की स्थिति होती है, लैंडस्लाइड होने की स्थिति होती है, रोड ब्लॉक्स होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्री खुद भी सचेत रहते हैं और ऐसे समय पर यात्री खुद यात्रा करने से बचते हैं। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहां पर पहुंच चुके हैं और यात्रियों की संख्या में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन 38 लाख से ज्यादा यात्री इस वक्त उत्तराखंड में यात्रा कर चुके हैं और आने वाले टाइम पे अभी 4 महीने की यात्रा और बची हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 महीने में ये यात्रा कहीं ना कहीं और यात्रियों की संख्या को तोड़ेगी। हालांकि जो इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है उस पर सभी की मॉनिटरिंग खुद सीएम धामी लगातार कर रहे हैं। जी हिमांशु, और जैसा कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 5 अगस्त के बाद प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, तो आगे आने वाले दिनों में जो बारिश होगी इसका कितना असर पड़ेगा प्रदेश में? निश्चित रूप से जो अभी जुलाई माह में बारिश हुई थी सबसे पहले, उसके दौरान देखा गया कि यहाँ पर आपदा जैसी स्थिति आ गई थी। हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में आपदा की स्थिति थी, खुद मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा, आपदा वाले इलाके में उतरना पड़ा। इसके बाद बाकी मंत्री भी लगातार कैबिनेट मंत्री हैं वो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। हालांकि अभी की बात की जाए तो लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, मौसम विभाग केंद्र से भी लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि उत्तराखंड आपदा ग्रसित राज्य है, प्राकृतिक आपदाएं कब यहां पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बारिश की वजह से जो गंगा का जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है और गंगा के जलस्तर बढ़ने से जो मैदानी इलाके हैं हरिद्वार क्षेत्र के, वहां पर सावधानी बरतनी पड़ेगी, वहां पर प्रशासन को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि प्रशासन लगातार वहां पर जो आपदाग्रस्त प्रभावित लोग हैं वहां पर उनकी मदद करने में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम तरीके की टीमें डिप्लॉय कर दी गई है। सीएम धामी ने साफ कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो सेना को भी बुलाया जाएगा। हालांकि ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही डिप्लॉय कर दी गई थी और उन्होंने वहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र का लगातार वहां पर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया। हालांकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही तो ऐसे में भगीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, चाहे पिंडर की बात की जाए, नदी की बात की जाए, जो लगातार बारिश होने से इनका जलस्तर बढ़ रहा है और इनका सीधा असर गंगा नदी पर पड़ता है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ही गंगा आती है और गंगा नदी पर असर पड़ने से ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में इनका असर पड़ता है। जी आकांक्षा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें, उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में प्रशासन लगातार अपनी तरफ से मुस्तैद है और लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है कि आगे आने वाले समय में कोई भी आपदा आती है तो उस पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके और रेस्क्यू किया जा सके। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज़्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। विशेष रूप से चयनित किए गए हैं 34 जनपदों के, उसमें जो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी उनको जॉब असाइन किया गया है, वास्तव में उनको प्रोत्साहन स्वरूप ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, IDC श्री मनोज सिंह जी, हमारे श्री और हम लोग के सर अधिकारियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल सर उन्होंने जो इसी तर्ज पर पूरे देश में सर 500 ब्लॉक चिन्हित कर रहे हैं, उसके प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित करने के लिए सर उन्होंने हमारे अधिकारियों को यहाँ से बुलाया था सर। और हमने सर एक मुख्यमंत्री शोधार्थी को भी सर यहाँ से पुणे भेजा था, जिससे कि वो भी उनसे वो इंटरेक्ट कर सके। इसके अलावा सर मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए भी सर उन्होंने विभाग से सहयोग प्राप्त किया है सर, और अभी उनके द्वारा भी सर हर प्रदेश में और हमारे प्रदेश में भी सर लीडरशिप मॉड्यूल पे सर इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट सर, आपका सर इसमें 21 अक्टूबर को सर इन्हीं शोधार्थियों को आपने सर इसी हॉल में टैबलेट वितरण किया था सर, और ये सभी सर शोधार्थी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उसके बाद सर आपने 29 दिसंबर को सर इन लोगों से संवाद किया। सर आपके निर्देश पे ही सर जो ये टैबलेट है उसी पर 3 तरह की रिपोर्ट इनसे ऑफिस विजिट, जो ऑफिस इन्होंने विजिट करते हैं, फील्ड विजिट सर इन्होंने क्या किया, और मंथली रिपोर्ट सर इसी टैबलेट के माध्यम से लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद सर हम लोगों ने ऐप भी अब इस पर डेवलप कर लिया है सर। एक इसमें ग्रेडिंग की व्यवस्था भी रखी गई है। ए ग्रेड में जो 7 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, B और C, और इसमें भी सर प्रयास है कि इनमें सुधार हो। जैसा कि सर आपने ये निर्देशित किया कि जिन बच्चों में अभी थोड़ा सा ग्रेड C में है उनकी काउंसलिंग की जाए, उसमें सर अलग से भी सर मैं स्वयं और हमारे विशेष सचिव हम लोग इनसे बात करके सर देखेंगे कि ये भी और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। नेक्स्ट सर, केवल कुछ सराहनीय कार्य सर, बाकी आप स्वयं संवाद करेंगे सर। कुछ सर जैसे कि मांडा प्रयागराज में जो हमारे शोधार्थी है सर, उसने फील्ड लेवल के अधिकारियों के साथ मिलकर
से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले दिनों हरिद्वार जिले में आई बाढ़ को लेकर विपक्ष मुखर नजर आ रहा है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात रुड़की पहुंचे और उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आई बाढ़ को लेकर कांग्रेस से बाढ़ के एक विस्तृत आकलन के लिए एक समिति का गठन किया गया था और बाढ़ क्षेत्रों के भ्रमण के लिए उप समितियों का भी गठन किया और उनकी रिपोर्ट के आकलन के बाद विपक्ष के अगले कदम को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बाढ़ सुरक्षा जल निकास की योजनाओं का गठन नहीं किया गया, जिसको लेकर केंद्र और राज्य में अलग मंत्रालय भी बने हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसका आरोप उसी सरकार पर लगना चाहिए। वार्ता का मकसद यह है कि कांग्रेस ने हरिद्वार की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसके विस्तृत आकलन के लिए एक समिति का गठन किया है। जब समिति की पहली बैठक हुई थी, हम लोगों ने तय किया था कि विस्तृत भ्रमण के लिए हमें उप समितियों का गठन करना चाहिए और आज की एक बैठक रखी गई है जिसमें उप समितियाँ जो क्षेत्र उनको दिया गया था उनके बारे में अपनी रिपोर्ट हमें देंगी और उस रिपोर्ट का आकलन करने के बाद हम ये तय करेंगे कि विपक्ष के रूप में हमारा अगला कदम क्या होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक बार फिर प्रदेश में जर्जर हालत में पहुंचे स्कूलों को लेकर सत्तासीन भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार देर से ही सही लेकिन अब जागने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिन पर अतिशीघ्र कार्य शुरू किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार पहले तो कुंभकर्ण की नींद में सोई रहती है और जब आपदा का समय आता है तब उन्हें इन सब चीजों की याद आती है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 6 साल आपको सत्ता पर काबिज हुए हो गए, इससे पहले भी 5 साल आप सरकार चला रहे थे और जर्जर होते स्कूलों की आज याद आई आपको। 1000 से ज़्यादा ऐसे भवन हैं जो जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी नौनिहालों के ऊपर छत तक गिरने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में धन सिंह रावत जी कुंभकर्ण की नींद से ही सही जागे तो सही। कोतवाली ज्वालापुर में वाहन चोरी के मामले में हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान अभियुक्त नावेद के साथ बैठा अन्य वाहन चोर कूदकर फरार हो गया। अभियुक्त नावेद और उसका साथी नशे के आदी बताए जा रहे हैं। अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए दोनों अभियुक्त सिटी क्षेत्र से 2 पहिया वाहन चोरी कर विभिन्न पार्ट्स को औने पौने दाम में बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पुलिस टीम ने अभियुक्त नावेद की निशानदेही पर मुख्य हरिद्वार, रानीपुर, बहादुराबाद, सिडकुल आदि क्षेत्रों से चुराए गए 6 अन्य 2 पहिया वाहन भी बरामद किए। नगर निगम के 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में एलईडी लाइट के खराब होने से क्षेत्रों में अंधकार तो पसरा ही हुआ है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। इस बाबत पार्षदों ने भी स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में लगभग 4000 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। वहीं कुछ पार्षदों से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके वार्ड में ज्यादातर एलईडी स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ ही लाइट की मरम्मत का काम देख रही कंपनी से की है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है और अब वो नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। ना कहीं लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में, बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, उस वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। लगभग 300 से 400 लाइटों की शिकायत हमको डेली प्राप्त होती है और शहर में जो लाइटें लगी हैं करीब 1 लाख लाइटें लगी हैं
उसमें नॉर्मली बारिश के मौसम में कार्बन की प्रॉब्लम या स्विच खराब होने की प्रॉब्लम सामान्यतः आती रहती हैं और हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। डेली बेसिस पे करीब अब वर्तमान में 300-400 लाइटों की शिकायत प्राप्त हो रही है और कुछ बैकलॉग भी हमारे पास है जो बीच में 15-20 दिन लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण लाइटें ठीक कराना संभव नहीं हो पाया उस ड्यूरेशन की। तो वर्तमान में हमारी जो टीम लगी है वो उनको डेली करीब 750 से लेकर 850 लाइटें ठीक कर रही है। खिरसुखेड़ा खाल पौड़ी मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया गया। बताया जा रहा है वाहन में 2 लोग सवार थे। पुलिस ने वाहन को काटकर घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। सुबह सूचना मिली हमें 8:30 के आसपास कि मांडा खाल से आगे एक गाड़ी पिकअप रात को गिर गई 1 बजे के आसपास रात को। तो सुबह सूचना मिली तो सुबह सूचना पे हम लोग सभी, मैं SSI और बाकी जो हमारी 112 है और चौकी इंचार्ज बाबू और जो हमारी चेतक वगैरह सब मौके पहुँचे और उसमें आपदा की टीम थी, फायर सर्विस वगैरह सब लोग हम मौके पहुँचे और मौके पहुँच के देखा तो गाड़ी के अंदर 2 लोग फंसे थे। तो उन लोगों को जो स्थानीय लोग थे कुछ उनकी हेल्प से और आपदा वालों की हेल्प से, फायर सर्विस की हेल्प, सबसे की हेल्प लेके उन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। संभवतः उसमें एक की डेथ हो गई है। वो जो डेथ जिसकी हुई है वो रहने वाला श्रीनगर का है, धर्मेंद्र नाम है उसका। सर पैठानी से आ रहे थे, रास्ता भटक गया होगा, इन लोग उल्टे रास्ते में आ गए। तब फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन तो उठा नहीं, तब हम लोग ढूंढने लगे। पैठानी से मिला, तब फिर वहाँ पे हम लोग को पता हुआ कि बल ड्राइवर इस रास्ते में है, एक गाड़ी गिरे, वहाँ जाकर देखे, फिर आदमी पूरा रात छानबीन हुआ, तब ज़्यादा मालूम पड़ा, तब लेके आए। जिनकी मौत हुई श्रीनगर में जी। और जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? अभी फिलहाल ठीक ही है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।